हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड कैसे बना और इसमें चेंजेस कैसे कैसे हुए, ब्रिटिश पीरियड में इसका क्या नाम था और ब्रिटिश पीरियड के पहले जो पेनल कोड था वो क्या होता था, जो मुस्लिम पेनल कोड था उसका क्या एग्जिस्टेंस था। एक एक चीज़ आप लोग को आज इस क्लास में बताया जाएगा। देखिए, जो इंडियन पेनल कोड है ये जो कोडिफाइड हुआ वो पहली बार हुआ ब्रिटिश पीरियड में। कोडिफाइड का मतलब होता है सेक्शन वाइज बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं कोडिफाइड, जिसका बेयरेट पब्लिश होता है। लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड था उसके पहले ये पेनल कोड क्या था कि नहीं था। तो देखो, ब्रिटिश पीरियड के पहले हम लोग के यहाँ जो थे वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। तो जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो शरिया के कानून के अनुसार, जो शरीयत का कानून होता है उनका पर्सनल लॉ, उसी के अकॉर्डिंग पेनल कोड को उन लोगों ने डिसाइड किया था। तो जो मुस्लिम पेनल कोड है उसमें जो मुग़ल रूलर होते थे वो जो कोई ऑफेंस करता था उसको पनिश करते थे। तो उसमें जो पनिशमेंट था वो 4 तरह का था। कोडिफाइड तो नहीं था लॉ उस समय, लेकिन उस समय जो पनिशमेंट दिया जाता था वो 4 दिया जाता था। फर्स्ट, किशा, KISA, किशा। नंबर 2, दिया, DIYA, दिया। तीसरा, हद, HADD, हद। और फोर्थ नंबर पर है ताजीर, TAJIR, ताजीर। तो देखो, 4 प्रकार के उस समय पनिशमेंट दिए जाते थे: किशा, दिया, हद, ताजीर। ये जो 4 प्रकार के पनिशमेंट थे, इसका किस पनिशमेंट में कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था। सबसे पहले किशा जो होता था, इसका मीनिंग होता था बदला। बदला, बदला में क्या होता था, अगर कोई किसी को जान से मारता था तो उसको भी जान से मार दिया जाता था। प्राण के बदले प्राण, अंग भंग के बदले अंग भंग। ठीक, ये बदला लिया जाता था, किशा का मतलब होता था। नंबर 2, दिया। दिया का मतलब होता है खून का मूल्य। खून का मूल्य, अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो जितना खून आपका निकाला है विक्टिम का, उतना खून उसका निकाला जाएगा। इसका मीनिंग होती थी अपराधी द्वारा पीड़ित को खून का मूल्य देना होता था। जो अपराधी होता था उसको पीड़ित व्यक्ति को खून का मूल्य देना होता था। तीसरा, तीसरा होता था सीमा। सीमा को कहते थे, हद को कहते थे सीमा। तीसरा था हद, जिसको कहते थे सीमा। इसमें क्या होता था, जो व्यक्ति अपराध करता था उसको पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, बेत मारे जाते थे। ये सब पनिशमेंट उस समय जो मुगल रूलर होते थे वो देते थे। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है ताजीर। ताजीर का मतलब होता है विवेकाधीन। विवेकाधीन का मतलब डिस्क्रिशनरी। इसमें क्या होता था कि जो मुगल एम्पायर होते थे वो किसी को कारावास यानी जेल की सज़ा दे देते थे, या बोलते थे मुगल साम्राज्य से बाहर निकलो, जिसको देश निकाला कहते हैं, या शारीरिक दंड दिया जाता था। कुछ उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था जो एक्यूज पर्सन होता था। ये 4 प्रकार के जो पनिशमेंट थे वो जो मुगल सम्राट होते थे वो कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसको देते थे। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेन्योर था 1600 से लेकर 1857 तक, 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक। उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में रहती थी और उसी के पैरेलल मुगल सम्राट, उसी के पैरेलल मुगल सम्राट। लेकिन जो इंडिया के रूलर कहलाते थे वो मुगल सम्राट ही कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल वगैरह थे वो भारत के रूलर नहीं होते थे। लेकिन जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई, रिवोल्ट के बाद
रिवोल्ट जो हुआ था, वो जो हमारे राजे महाराजे थे, उन लोगों ने बहादुर शाह जफर सेकंड के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया। तो हम लोग का जो जिसको क्रांति कहते हैं वो सफल तो नहीं हो पाई, और इसको जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन लोगों ने इसको दबा दिया। क्रांति तो हम लोग की दब गई, हम लोग नहीं भगा पाए, तो कहते ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बावजूद भी जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसको बोलते क्राउन। ब्रिटेन में जो भी राजा या राजा या रानी बैठते हैं, उनको बोलते क्राउन। तो उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि 1858 1858 पहली बार 1858 में बनाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट, ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा। इसके पहले ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा जो कानून बनाकर इंडिया भेजा जाता था, उस कानून का नाम होता था चार्टर, राजपत्र। लेकिन 1858 में 1858 में पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम भेजा गया। अब देखिए क्या क्या, सबसे पहले उस एक्ट में ये कहा गया कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी वापस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड का काम करती थी, उसको कहा गया आप ब्रिटेन वापस आइए। जो गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था, एबॉलिश, खत्म। और क्राउन ने ये कहा कि यहाँ पर अब बैठेगा वायसराय। उन्होंने 3 पोस्ट बनाया। पहला वायसराय जो इंडिया में बैठता था, दूसरा होता था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठता था, और तीसरा होती थी क्राउन। तो ये कहा गया कि अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर शासन करूँगी, और जो मैं शासन करूँगी वो अपने वायसराय के थ्रू। ठीक। तो जो वायसराय होते थे, वो यहाँ का सारा डेवलपमेंट बताते थे और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन की क्राउन बहुत से देशों पे शासन कर रही थी, इसलिए जो जो देशों पे शासन कर रही थी, वहाँ के नाम के अनुसार उन्होंने लंदन में सेक्रेटरी को बना रखा था। ठीक है। तो जैसे इंडिया पे शासन कर रही थी, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश की गई, गवर्नर जनरल के पोस्ट को एबॉलिश किया गया, यहाँ पर वायसराय बैठाया गया, और इसके बाद जो मुगल सम्राट थे वो ख़त्म हो गए। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो हम भारतीयों का, इंडियंस का लीडर थे, वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। उनको कंपनी की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था, और उनको ले जाके काला पानी, उस समय जो काला पानी होता था वो कहलाता था बर्मा, जिसको आज हम लोग कहते हैं यांगून। वहाँ पे ले जाके उनको छोड़ दिया गया, और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। मुगल सम्राट खत्म हो। अब क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया इंडिया को। अब इंडिया का नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, एक तो देखिए देश था ब्रिटेन, इसकी कैपिटल लंदन, और दूसरा जो हम लोग का देश था, उसका नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए जो ब्रिटेन है, आप लोग को जूरिस में पढ़ाया गया है कि ब्रिटेन में एक ज्यूरिस्डिक्ट थे डाइसी। ब्रिटेन में एक ज्यूरिस्डिक्ट थे डाइसी। डाइसी ने क्या बोला था? रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन। कोई भी कंट्री तभी अच्छी तरह से चल सकती है जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को लोग फॉलो करते हो। तो ब्रिटेन तो पूरा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता ही था। तो उस समय जो ब्रिटेन में पेनल कोड था, ब्रिटेन में जो लोग ऑफेंस करते थे उनको जो पनिशमेंट दिया जाता था, वो जो पेनल कोड था, वहाँ पे 4 प्रकार के पनिशमेंट दिए जाते थे ब्रिटेन में। पहला था डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, फांसी। दूसरा होता था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं आजीवन कारावास, उम्र कैद।
तीसरा था वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, कारावास। और नंबर 4 पे था फाइन, जुर्माना या अर्थदंड। तो जो ब्रिटिश पेनल कोड था, ब्रिटिश पेनल कोड यानी ब्रिटेन के पेनल कोड में 4 प्रकार का डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, फिर इसके बाद तीसरा था इम्प्रिजनमेंट, कारावास, और पांचवा था फाइन, जुर्माना या अर्थदंड। अब क्वेश्चन आया कि जो ब्रिटिश इंडिया था, हम लोगों का देश, इसको कैसे गवर्न किया। तो ब्रिटेन के क्राउन ने देखा ये जो भारतीय हैं, अब ये सब क्या हो गए, क्रांति करने लगे, आंदोलन करने लगे, लड़ने लगे। और जो हम लोग इंडियन थे वो 99% के आसपास थे। 1% केवल यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या ब्रिटिशर्स रहते, बस। तो ये हुआ कि अब ये लोग क्या करने लगे, क्रांति करने लगे। तो ये कहा कि अब सबसे पहले इंडिया के लिए, ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाया जाए पेनल कोड, और जो पेनल कोड बनाया जाए बहुत तगड़ा। तो ये जिम्मेदारी लॉर्ड मैकाले को दी गई। लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया, उन्हीं के ड्राफ्ट पर पेनल कोड बना। लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर पेनल कोड बना। और देखो जो पेनल कोड बना, उस समय इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, ब्रिटिश इंडिया दंड संहिता। और इसे 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल ने सिग्नेचर कर। तो आप लोग से एग्जाम पूछा जाता है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड या ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के ग्रहण की तिथि, सिग्नेचर की डेट, डेट ऑफ सिग्नेचर या डेट ऑफ एडॉप्शन, तो वो आप लोग के पास होना चाहिए 6 अक्टूबर 1800। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स ने बनाया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, हम लोग उस समय जो इंडियंस थे, हम लोग जो लैंग्वेज थी अरबी और फारसी बोलते थे। हिंदी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोगों के ऊपर 1526 ईस्वी मुगल लोगों का शासन था, और इसके पहले तुर्क लोगों का शासन था। तो कहने का मतलब कि 1192, 1192 से हम लोग गुलाम हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर शासन किसने किया, तुर्क लोगों ने, जिसको हम लोग कहते हैं स्लेव डेंसिटी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। 1192 से लेके 1526 तक, और 1526 से 1857 तक किया मुगलों ने। तो हम लोग की जो लैंग्वेज थी, हम लोग बोलते थे अरबी और फारसी का। तो जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था, उसको हम लोगों ने जो नाम दिया, हम लोगों ने इसको नाम दिया मजमुआ, मजमुआ ताजीराते हिंद। ये ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का इंडियन लैंग्वेज में नाम था, मजमुआ ताजीराते हिंद। हम लोगों ने इसको नाम दिया। जब ये अडॉप्ट कर लिया गया, तो जो उस समय के हमारे ज्यूरिस्टिक थे, जो हम लोगों के उस समय के विधि के विद्वान लोग थे, उन लोगों ने जब ड्राफ्ट को देखा, जैसे इस समय भारतीय न्याय संहिता ड्राफ्ट हो गई है, विधेयक तो बन गया ना, बिल, आप उसको देख सकते हो, आपके सभी के पास है। तो वैसे ही जब जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का ड्राफ्ट हमारे ज्यूरिस्टिक लोगों ने देखा, तो उन्होंने देखा कि ये इसमें तो जितने छोटे छोटे बात हैं, उसको भी ऑफेंस, छोटे छोटे जो हम लोग डेली के रूटीन में उस समय करते थे। किसी ने किसी को भूसा दिखाया, ऑफेंस। थप्पड़ दिखाया, ऑफेंस। किसी ने किसी का बाल खींच लिया, ऑफेंस। किसी ने किसी का नाम टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, ऑफेंस। किसी ने किसी के ऊपर शीशा चमका दिया, ऐसे ऐसे, ऑफेंस। तो ये कहा गया कि छोटे छोटे बातों को ऑफेंस। तो जो हमारे ज्यूरिस्टिक लोग थे, वो गवर्नर जनरल से जाकर मिले उस समय के, और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि देखिए आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बना दिया है, इसमें तो जो इंडियंस लोग हैं, ये तो डेली के रूटीन में करते हैं, जैसे पहले। अब तो हम लोग थोड़ा सिविलाइज्ड हो गए,
पहले हम लोग किसी का नाम कैसे लेते थे? मान लीजिए चंदन है, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के सबसे सीनियर स्टूडेंट। मान मान लीजिए इनका नाम चंदन है। अब जरा आप एक इमेजिन करिए 1858 के आसपास या 1860 में चंदन को लोग बुलाते कैसे? कोई बता सकता है? चंदन बताइए कैसे बुलाते थे? अरे उस समय भी आप थे, ये मत सोचिए उस समय आप नहीं थे। उस समय भी आप थे। सब लोग थे, रे हम लोग। करके बोला था सर। हाँ, चंदनवा। चंदन। अब ये कहा गया कि अगर आपने चंदनवा बुलाया, डिफेमेशन। अब जब हम लोग सिविलाइज्ड हुए तो चंदन बोलने लगे, और सिविलाइज्ड हुए चंदन जी बोलने लगे, और सिविलाइज्ड हुए चंदन सर बोलने लगे, चंदन बॉस बोलने लगे, आप बोलने लगे। ये जितना आप किसी को, सामने वाले को ऑनर देते हो, उतनी ही ज़्यादा आप अपने को सिविलाइज्ड बताते हो। ठीक। तो ये कहा गया ये तो रोज बोलते हैं, और गुस्सा आ गए कहीं और गंदा बोल दिए, तो हम नहीं बता सकते क्लास में। तो ये कहा गया कि इसको अभी रोकिए। ये एक्ट को अभी आप, जो आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बनाया है, अभी इसको इम्प्लीमेंट मत करिए, लागू मत करिए। ये कहा गया कि पहले इसको ब्रिटिश इंडिया में पूरा इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम उस समय रहते थे रूरल एरियाज में। जो अर्बन एरिया होता था, अर्बन एरिया में रहते थे ब्रिटिशर्स, और जो ब्रिटिशर्स अर्बन एरिया में रहते थे, उन्होंने अपने अर्बन एरिया को, शहर को बहुत चमका कर रखा था, और वो रहते थे सिविल लाइंस में। ठीक। और सिविल लाइंस जो होता है किसी भी शहर का, वो पॉश लोकेलिटी होता है, और उसके बगल में वो रखते थे आर्मी, उसको बोलते थे कैंटोनमेंट एरिया। अगर कोई इंडियन चीपो करेगा तो सेना बुला ली जाएगी। इस तरह वो लोग रहते। हम लोग कहाँ रहते थे? रूरल एरिया। ठीक। क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करते थे, बाग बगीचा था। ठीक। तो ये कहा गया कि पहले इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसका जो है 6 अक्टूबर 1860 से इसका प्रचार प्रसार शुरू। 3 महीने 1860 में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 1861 के 12 महीने होल ब्रिटिश इंडिया में इसका प्रचार प्रसार। 15 महीने लाउड स्पीकर बजाकर, बाजे बजाकर, सुनो सुनो सुनो, अब ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो अपराध होगा, पकड़े जाओगे। तो इतने दिनों तक, 15 महीने तक, हम लोगों की जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था उसको सस्पेंड। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई इन लोगों ने रोग आके तो सस्पेंड करा लिया है। इसी बीच में 1861 में ब्रिटिश इंडिया में बनाया गया पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट जो कई स्टेट के एग्ज़ाम में आता भी है, जब आप लोग एपीओ वगैरह का एग्ज़ाम देते। अब देखिए जो पुलिस एक्ट बनाया गया, इसमें ये कहा गया कि रूरल एरिया में खोल दो पुलिस स्टेशन आने। शहरों में उसमें नहीं खोले गए थे, सब रूरल एरिया। और ये कहा गया कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, उसको नाम दिया गया दरोगा। जो सीआरपीसी में कहीं अब नाम नहीं दिया जाता, अब इसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, बट उस समय नाम था दरोगा। लाल साफा पहनता था। अब अगर एक बार लाल साफा पहन के वो घोड़ा वोड़ा पे निकल गया, समझ लीजिए सब लोग डर जाते थे। ठीक है, कि क्यों दरोगा आया आज गांव में, और उसको अनलिमिटेड पावर दे दी। नो एविडेंस, नो ट्रायल, कुछ नहीं, जिसको चाहे पकड़ के बंद कर दे। 24 घंटे का कोई प्रोविज़न नहीं। बोला तब तक के लिए ऐसा करो जब तक आईपीसी नहीं फाइनल हो जाती, तब तक कम से कम पुलिस तो कंट्रोल करे। फिर 1 जनवरी 1862 को, 1 जनवरी 1862 को, जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था उसको ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया। इसको बोलते हैं डेट ऑफ इम्प्लीमेंट, लागू होने की तिथि, प्रवर्तन की तिथि, और ये लागू हो। ठीक है। देखो अभी आधा हमने बताया, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। चलिए,
आगे बढ़िए। अगर इतना एलएलबी में पढ़ लेते तो एलएलबी में भी 70% आ जाता और फिर डिबेट में पार्टिसिपेट ना करना पड़ता, ये सर 70% का हो एलएलबी जाता। में आपके जैसे टीचर नहीं मिले ना हमको। तो आपने कर्म थोड़े कम अच्छे किए थे ना पिछले जन्म में। चलिए, अब देखो जब ये ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड में इसको लागू कर दिया गया, तो ये तब से लेकर 1 जनवरी 1862 से लेकर 15 अगस्त 1947, ये पूरा उसी तरह चलता रहा जैसे कि ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। एक फिर टर्निंग पॉइंट आता है, फिर बदलता है कंडीशन। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि 15 अगस्त को डिवीज़न हुआ, 14 और 15 अगस्त की रात में। 14 अगस्त में पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को हम लोग इंडिया लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंट। तो ये कहा गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था, अब इसका डिवीज़न जो इंडिया में आया उसका नाम रखा गया इंडियन पेनल कोड। जो इंडियन पेनल कोड है जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता कहते हैं, आईपीसी कहते हैं, ये क्या है? ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का सक्सेसर, बच्चा। ठीक है ना? फादर वही है, ये बच्चा है। पाकिस्तान ने जो बनाया वो बनाया पाकिस्तानी पेनल कोड, पीपीसी। अब देखो समस्या आई फिर एक, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था, वो क्या था? कश्मीर। कश्मीर ने बोला कि हम तो न तो इंडिया में जाएंगे न तो पाकिस्तान में। तो ये हुआ कि फिर पेनल कोड वहाँ कौन सी लागू हो? तब उन्होंने अपने यहाँ जो पेनल कोड लागू किया, रणवीर पेनल कोड। रणवीर पेनल कोड, रणवीर दंड संहिता। अब देखो 3 प्रकार के पेनल कोड आ गए। तो जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड है उसके 3 सक्सेसर हुए। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के 3 सक्सेसर हुए। पहला इंडियन पेनल कोड, दूसरा पाकिस्तानी पेनल कोड और तीसरा सक्सेसर बना रणवीर पेनल कोड। 3 आ गए। जो इंडियन पेनल कोड बना, इंडियन पेनल कोड में जो बना उसमें 511 511 सेक्शन रखे गए जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। आज भी ब्रिटिश इंडियन पेनल कोड में 511 सेक्शन, चैप्टर्स 23 511 धारा और 23 चैप्टर इसमें एग्जिस्टेंस में है। देखिए जो आईपीसी हम लोग आज भी पढ़ते हैं, इसमें जो बातें हैं वो क्या बताई गई? 2 तरह की, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, शरीर के प्रति अपराध और संपत्ति के। जिसको मीडिया कहती है जन धन। जन मतलब लोग, बॉडी, धन मतलब संपत्ति। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं तो बोलते हैं बड़ी जन धन की हानि हुई। तो जन धन का मतलब हुआ कि लोग मारे गए और धन मतलब प्रॉपर्टी। तो पूरी आईपीसी 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है? देखो जो आईपीसी में 2 सेक्शन साथ साथ चलती है। आईपीसी में 2 सेक्शन साथ साथ चलती है। सबसे पहले तो ये कि जितने प्रकार के क्राइम हैं उनको आईपीसी में क्लासिफाइड किया गया। आईपीसी में उसको क्लासिफाइड किया गया कि ये चीज़ें क्राइम के नाम हैं। जैसे सेडेशन, राजद्रोह, अनलॉफुल असेंबली, विद विरुद्ध जमाओ, एफरे, दंगा। ठीक है? फिर हम लोग कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, सुसाइड, डाउरी डेथ, डेथ बाय नेग्लिजेंस, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। हम लोग इसके साथ क्रिमिनल फोर्स, असाल्ट, फिर हम लोग आते हैं किडनैपिंग, एब्डक्शन और रेप अननेचुरल ऑफेंस। ये 1 से लेके 377 का रेंज है। इसमें जितने भी ऑफेंस हैं उसमें शरीर को डैमेज किया जाता है। 2 बातें हैं सेक्शन में। जैसे सपोज करिए मर्डर, बहुत पॉपुलर सेक्शन। आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं। जो लोग लॉ के भी नहीं है उनको भी मर्डर की बड़ी जानकारी। पता चला ए ने बी को गोली मारी
तो वहाँ पर पान वाला था, उसने बोला 302 हो गया, अभी फांसी पे चढ़ेगा। उसको भले ही ये ना मालूम हो कि 302 क्या आईपीसी की सीआरपीसी कुछ नहीं। इतना पॉपुलर है कि जिसकी कोई बात नहीं। ठीक। तो देखो जो मर्डर है उस पे 3 सेक्शन एप्लीकेबल होती। 300 डेफिनेशन। जो मर्डर को डिफाइन किया गया है, मर्डर का जो पैरामीटर मिलता है, मर्डर का जो आवश्यक तत्व मिलता है, वो हम लोग को धारा 3। ठीक। और जो मर्डर का पनिशमेंट है 302। तो देखो जो, और तीसरा क्या है, अगर मर्डर नहीं पूरा हुआ तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर 307। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एफआईआर होती है, एफआईआर हर समय होगी पनिशमेंट वाली। कभी भी 300 की एफआईआर नहीं हो, एफआईआर होगी 302 की। क्यों? पनिशमेंट तो 302 में दिया गया है। तो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? परिभाषा को पढ़ेगी कि पनिशमेंट को देगी? पनिशमेंट को। निश्चित। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो मर्डर अगर हुआ है तो एफआईआर होगी 302 की। रेप हुआ है 375 में रेप को डिफाइन किया गया है, बट उसको जो पनिशमेंट है 300 से। तो जो पनिशमेंट, तो आईपीसी में दो चीज़ चलेगा। एक चलेगा परिभाषा, डेफिनेशन। दूसरा चलेगा पनिशमेंट। और इसी के बीच में एक तीसरा भी चलता रहता है, अटेम्प्ट। अगर एक्ट नहीं पूरा हुआ तो अटेम्प्ट। ठीक। और सारे के सारे अटेम्प्ट जो होते हैं वो क्या है? ऑफेंस, पनिशबल है। कोई अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जो करोगे तो छोड़ दिए जाओ। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 23 लास्ट वाला है, उसमें केवल और केवल बताया गया अटेम्प्ट को पनिशमेंट। ठीक। सेकेंड पार्ट क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो हमने अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, तो देखो सबसे छोटा जो शुरुआत होती है उसको कहते हैं थेफ्ट, चोरी। ये जब से नेचर डेवलप हुआ, प्रकृति डेवलप हुआ, तब से चोरी चली आ रही है। आप अगर इंडस सिविलाइजेशन पढ़ोगे, वैदिक एज पढ़ोगे, तो क्या होती थी? गाय की चोरी होती थी, थाली की चोरी, लोटा की चोरी, बाल्टी की चोरी, बकरी की चोरी, हर समय आपको मिलेगी। और चोरी बढ़ते बढ़ते मोबाइल की चोरी तक आ गई। ठीक ना, डाटा चोरी आ गया। तो चोरी जो है आदिकाल से चला आ रहा है। तो हमारे जो आईपीसी में सबसे पहले ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में रखा गया थेफ्ट। ठीक। इसमें हम लोग को थेफ्ट पढ़ते हैं, एक्सटर्सन पढ़ते हैं, रॉबरी पढ़ते हैं, डकैती पढ़ते हैं, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हैं, चीटिंग है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास, ये सब हम लोग इसमें ठीक। तो जो हम लोग की आईपीसी है, ये ध्यान रखिएगा 511 सेक्शन है, 23 चैप्टर्स हैं, और इसमें 3 बातों को बोला गया। पहला डेफिनेशन, परिभाषा। दूसरा पनिशमेंट। और तीसरा अटेम्प्ट। सभी ऑफेंस के अटेम्प्ट हैं। और जो अटेम्प्ट किसी भी सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, किसी भी सेक्शन में अटेम्प्ट को नहीं बताया गया है, वो कहाँ जाएगा? 511। ठीक है। उसको जाएंगे 511 में, उसके लिए रखा गया है। अब देखिए, जो इंडिया हम लोग का बना, इंडिया दैट इज भारत, वहां पर आईपीसी के नाम से ये चलने लगा 15 अगस्त 1947। अब आया कश्मीर का मैटर। वहां पर जो रणवीर पेनल कोड था, वो रणवीर पेनल कोड वहां पर जो बना हुआ था, देखो उसका कितना पीरियड था? तो उसका पीरियड था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 तक वहाँ पर रणवीर पेनल को। आप लोग को हमने बोला, पहले भी बोला था, कि देखो लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बना। ऐसा एक्ट है कि जिसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी कानून भारत के जेके में नहीं लागू होते थे, सब के सब लागू कर। जितने भी जेके के अपने स्टेट के कानून थे, सबको खत्म कर दिया। जैसे रणवीर पेनल कोड खत्म, तो रणवीर पेनल कोड खत्म हो गया, तब वहां पे क्या लागू हो गए? आईपीसी। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आईपीसी का जो आईपीसी है वो कहाँ पे लागू होता है, तो होल दे इंडिया। अब इसका अगर एग्जाम में आता है, होल दे इंडिया आईपीसी लागू होती है। ठीक है? अब देखिए, ये जो आईपीसी चल रही थी, इसको हमारी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, उसने एक सर्वे कराया, तो ये हुआ कि आईपीसी में जो है, जो भी प्रोविज़न है, वो सब ब्रिटिश पीरियड की। इसका नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल को इसमें पेनलाइज करने की बात कही गई। और हमारा स्टेट इसमें कैसा है? भारत देश कैसा हमारा है? इंडिया कैसा है? इंडिया इस समय है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर। कहाँ मिलता है? आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, इंडिया जो है वो कैसा स्टेट होगा? वेलफेयर स्टेट होगा। अभी नहीं कि डंडा पीटोगे, बेत मारोगे, पिटाई करोगे, ये सब बंद। आप देखते हो स्कूल में छोटे बच्चों को पीटा जाता है, बंद नहीं हो सर। गया। आपकी पिटाई चंदन हुई थी बचपन में जब छोटे थे? क्यों विशाल? जी आप छोटे थे तो आपके स्कूल में पिटाई टाई हुई थी? गर्ल्स नहीं पिटाई जाती, बॉयज पीटे जाते। नहीं सर, हम नहीं पीटा है कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सर, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट में पिटाई नहीं होती थी? तो होती थी, लेकिन हम तेज थे सर पढ़ने में, बहुत छोटे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तेज बच्चों को आगे बैठाया जाता है और उनके पिटाई ने उनको मॉनिटर भी बना दिया जाता है कि आप क्लास को जो है मॉनिटरिंग करेंगे। अब सिस्टम क्या हो गया? क्लास रोटेशन में चलती। अगर आप आज आगे बैठे हैं तो कल सबसे पीछे, फिर आगे बैठेंगे, चलता रहता। तो देखो, पहले क्या था कि मदर फादर भी बच्चों की पिटाई करते थे। पिटाई क्या, कुटाई करते थे। पिटाई तो थोड़ा बहुत होता, ठीक है। कुटाई करते थे, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट मिल गया उसी से पिटाई कर दी, ठीक है। अब क्या है? बंद। स्कूल कॉलेजेस में बंद। और घर में भी देखिए, फादर तो बच्चों का पीटते नहीं, मदर अगर कभी गुस्सा गई, पिटाई टाई कर दी, क्योंकि टेंशन तो मदर को ही मिलता है बच्चों की शरारत का। इसलिए अब धीरे धीरे पिटाई हो गई ख़त्म, ठीक। और इसके साथ बन गया ह्यूमन राइट्स। आप किसी को मार पीट नहीं सकते। इसीलिए देखिए, अब इनकाउंटर बहुत कम होते हैं। पहले जितने इनकाउंटर होते थे उस पर बहुत तगड़ी लगाम लग, ठीक। तो अब ये हमारी सरकार ने कहा कि ये जो आईपीसी ये तो केवल बात करती है दंड देने की, अब इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करके इसके जगह पे लाया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता। यानी अगर किसी ने अपराध किया है, तो अपराध करने मतलब ये नहीं कि उसको दंड करिए, उसके साथ न्याय करिए। न्याय का मतलब क्या है? मान लीजिए उसने बहुत छोटा अपराध किया, जीवन में पहली बार अपराध किया, गलती से अपराध किया, तो उसको एक बार सुधरने का मौका दे, ताकि हमारा एक नागरिक खराब न होने। तो देखिए, जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 की, जो अभी एक्ट का फॉर्म नहीं लिया, अभी ये बिल के फॉर्म में है, अभी ये हाउस में है। इसमें 356, देखो वहाँ पर सेक्शन है 511। अब सेक्शन शब्द खत्म हो रहा है। अब आप लोग को सेक्शन नहीं पढ़ना, अब आप लोग को पढ़ना है क्लास। क्लास को हिंदी में कहते हैं खंड। तो जो 511 सेक्शन है वो रिप्लेस होके 356 क्लास बन रहा है, 356 खंड, ठीक। अब जैसे आप लोग धारा 300 तो बोलते हो, सेक्शन 302। अब आप अगर मान लीजिए, अभी तो वैसे तो सब सेक्शन नीचे ऊपर हो गई है, मर्डर शायद 110 के आसपास आ गया है,
अब आप मान लीजिए सपोज करिए 110, तो आपको बोलना है खंड 110 क्लॉज 110 में मर्डर, ऐसे अब आपको बोलना। तो वो दिन ना आवे उसके पहले जल्दी सिलेक्शन लेके निकल लीजिए, नहीं तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने के लिए हम आप लोग को सचेत करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो सारी मुसीबत सबके लिए, जज साहब के लिए भी है, वो भी नए सिरे से एडवोकेट को पढ़ना पड़े। ऐसे एडवोकेट जो मान लीजिए 50 60 70 ईयर के हो गए क्रिमिनल के लायर, उनको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, टीचर को पढ़ना पड़ेगा, सबके लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है। अगर आपको भी एफ आर एपिल से शुरुआत करना है तो हमको भी एफ आर एपिल से शुरुआत करना है। ध्यान रखिएगा, जज साहब को भी, सबके लिए है। तो इसलिए कम जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है कि जल्दी से जल्दी आप दौड़ दौड़ के तेज तेज करके एक्ट इम्प्लीमेंट होने के पहले अपना सिलेक्शन आप क्या करोगे, और नहीं तो जो आप आईपीसी आज पढ़ रहे हो फिर पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है नया अब इसके जगह पे आ रहा है भारतीय न्याय संहिता। तो देखो इसको आप ऐसे समझो, सबसे पहले क्या था, मुस्लिम पेनल कोड, मुस्लिम पेनल कोड, मुस्लिम दंड प्रशासन, जिसमें हमने आपको बताया कि दिया, किसा, ताजीर, ये सब था। इसके बाद जब ब्रिटिश इंडिया आया तब क्या बना, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बना। जब हम लोग स्वतंत्र हुए, इंडियन पेनल कोड बना। 2023 में हम लोग के लिए क्या प्रयास किया गया है कि भारतीय न्याय। अब आपको ए से लेके जेड तक की बात हमने, कि न्याय संहिता इसलिए बन रही है आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने। आर्टिकल 38 कहता है कि इंडिया कैसा इंडिया होगा, वेलफेयर स्टेट। जब हमने आपको बताया कि छोटे बच्चों की पिटाई नहीं होती, ठीक, स्कूल कॉलेजेस में, ठीक, तो ये कहा गया अब हम अपने नागरिकों को क्यों इतना पेनलाइज करें। कितने ऐसे लोग हैं जो जेल में, अभी उनका ट्रायल है लेकिन जेल में पड़े हुए हैं, बेल नहीं मिली है। अब मान लीजिए कल वो एक्विटल हो गए, तब कल एक्विटल हो जाएंगे तो उनका वो 4 साल 2 साल 1 साल का समय मिलेगा जीवन का जो खत्म हो गया। तो हमने अपने नागरिक के साथ न्याय किया, नहीं न्याय किया, इसीलिए लाई जा रही है भारतीय न्याय। समझ में आया आप लोग को, भारतीय न्याय संहिता लाने का ये आपसे पूछा जाएगा भी। अगर आपके इंटरव्यू तक, आपके प्रीलिम मेन तक नहीं लागू हो तो एग्ज़ाम में आएगा, पूछा जाएगा कि भारतीय न्याय संहिता को लाने का मोटिव क्या है। तो आप इसको बताइएगा आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनने के लिए, हमारा एक भी सिटीजन खराब ना होने पर, हमारा एक भी नागरिक खराब ना होने पर। तो देखिए, तो इंडियन पेनल कोड है, अभी हमने आपको बताया है, इंडियन पेनल कोड में दो बातें हैं, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जो पनिशमेंट इसका मिलता है हमारे शरीर को या हमारे प्रॉपर्टी को ही मिलता है। हमने किसी के शरीर को डैमेज किया, हमने किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो जो हमारी ट्रायल कोर्ट होती है हमको भी क्या करती है, हमारे शरीर को डैमेज करती है, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती है। ऐसे सेक्शन 53, सेक्शन 53 आईपीसी कहती है पनिशमेंट। पनिशमेंट जब हम लोग कोई ऑफेंस करते हैं, वो ऑफेंस हमारा प्रूव्ड हो जाता है, ठीक, जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 में, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। सेक्शन 3 में पढ़ाया जाता है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। अगर हमारा ऑफेंस प्रूव्ड हो गया तो वो ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, हमें सेक्शन 53 में 6 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए थे। कब से, 1862 से लेकर 1949, जब हमारी आईपीसी लागू हुई थी 1862 में, तब से लेकर 1949 जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया, 6 प्रकार के पनिशमेंट, अब 5 हो गए। देखो 6 क्या थे, सबसे पहले डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड,
फांसी। दूसरा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जिसको उम्र कैद कहते हैं। तीसरा, लाइफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन पर्यावसान, जिसको कहते थे काला पानी। फोर्थ नंबर पर इम्प्रिजनमेंट, कारावास, सिंपल और रेगरस, सादा या कठोर। फिफ्थ नंबर पर फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। और सिक्स नंबर पर फाइन या जुर्माना। ये 6 प्रकार के पनिशमेंट जब आईपीसी बनी थी यानी 1860 में, और जब लागू हुई थी 1862, तब से लेकर 1949 तक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 कहती है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जियो और जीने दो, न खुद भी सुसाइड करोगे न दूसरे को मारोगे। तो जो काला पानी की सजा होती थी वो आर्टिकल 20 को वायलेट करता। हम क्या करते थे, जो व्यक्ति सजा पाता तो उसको ले जाके कहीं पर आइलैंड पे छोड़ देते थे, टापू। और आइलैंड आज वाला नहीं जो पिकनिक करने वाला आप जाते हो, ऐसा आइलैंड जहाँ पे पानी आने कुछ नहीं मिलता था, या तो आपको वाइल्ड एनिमल जंगली जीव खा जाता था, या भूख प्यास से तड़प तड़प के आप मर जाते थे। ठीक। तो वहाँ पे तो ये कहा गया ये तो आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, तो उसको ख़त्म कर दिया। अब 5 पनिशमेंट। पहला है डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। दूसरा है लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस। अब ये तीनों अगर आपको मिलेगा तो आपके शरीर को मिलेगा कि प्रॉपर्टी को पनिशमेंट शरीर को। मिला? शरीर शरीर मृत्युदंड मिले कभी विशाल? नहीं मिला। अगर हमको फांसी की सजा हुई तो हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस खत्म किया जाएगा। अब हमारा नाम खत्म। अब क्या हो जाएंगे? डेड बॉडी, खत्म। इस नाम का व्यक्ति पृथ्वी से मर गया, एग्जिस्टेंस खत्म। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसी शरीर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। आज अगर आप 25 साल के हो, जितने जीवन आपका बचा है 10 साल 20 साल 40 साल जेल में, वही मरोगे। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगुलस। ये किसको मिलेगा? ये इसी शरीर को मिलेगा। तो जिस शरीर ने ऑफेंस किया उसी शरीर को कहा गया पनिशमेंट दे दो। बात बन गई। जो आपने किया वो आपको मिल गया। अब आया प्रॉपर्टी। अगर हमने किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज किया, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो ये कहा गया फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी भी संपत्ति जब्त कर ली, कुर्क कर ली जाएगी, अटैच कर ली जाएगी। फिर कहा गया फाइन। आपने किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया, जुर्माना। ये फाइन कौन लेगा? जो फाइन लगाया जाएगा वो कौन लेगा? स्टेट। विक्टिम को नहीं मिलेगा, स्टेट ले लेगा। क्योंकि ऑफेंस जो होता है वो अगेंस्ट किसके है? स्टेट के है, वो ले लेगा। ठीक है। ये देखो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनोलॉजी का, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी के फॉर्म में। ये अगर आपके समझ में आ जाएगा कि जो हम ऑफेंस कर रहे हैं किसी के बॉडी के अगेंस्ट, किसी के प्रॉपर्टी के, तो अगर हमारा ऑफेंस प्रूव्ड हो गया ट्रायल कोर्ट के सामने, तो हमारी भी बॉडी को पनिश किया जाएगा, हमारी भी प्रॉपर्टी को पनिश किया। ठीक। ये हम लोग का क्रिमिनोलॉजी का पहला चैप्टर। अब देखिए कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ बता दे रहे हैं ताकि आईपीसी पढ़ाने में दिक्कत ना हो। जैसे देखो, जब तक हम लोग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती तब तक हम लोग अपने नाम से जाने, जो हम लोग का नाम ऑफिशियल नेम है, या जो आपका निक नेम, जो भी आप अपने नाम को जानते हो। ठीक है। और आपका स्टेटस क्या होता है? प्रतिष्ठित व्यक्ति, रिप्यूटेटेड पर्सन। जहाँ भी कहा जाता है कि 2 रिप्यूटेटेड पर्सन को ले आइए, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति को ले आइए, आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। आपका स्टेटस ये बना रहे।
आपके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब आपके नाम के आगे लग जाएगा एक्यूज। ठीक है, ऋतुकांत क्यों इतने अंधेरे में बैठे हो? चाहे जीवन में इतना अंधेरा किए हो। हम्म? लाइट को रखा करो बैक साइड में। आपके कम से कम फेस तो दिखाई पड़े कि आप ही हो कि और कोई है। जी सर। हाँ चलो, अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई ऋतुकांत, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? अगर आपके ऊपर बताए प्रतिवादी। आदि accused एक्यूज एक्यूज सर एक्यूज ऋतुकांत। accused ऋतुकांत ठीक, अब आप हो गए एक्यूज ऋतुकांत। आपके बीच में से मान लीजिए कोई व्यक्ति, वो हो गया मजिस्ट्रेट, उसके कोर्ट में आपको लाया गया बेल के लिए। ठीक, तो जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुकार करने वाला होता है, वो क्या पुकारेगा? अभियुक्त ऋतुकांत हाजिर हो। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना? तो इसको बोलते हैं कि आपकी जो ऊपर अब लग गया एलिगेशन। लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के बाद आप हो जाते एक्यूज। अब आपका एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर आपके मामले की इंक्वायरी करेगा मजिस्ट्रेट या कोर्ट। फिर आपका ट्रायल चलेगा। ट्रायल का अंत क्या होगा? या तो आपको छोड़ दिया जाएगा या तो आपको सजा दिया जाएगा। तीसरा कुछ नहीं होता। ये नहीं कि आधा सजा आधा घर, या तो जेल या तो घर। अब देखो, अगर आपको ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया तो इसको कहते हैं एक्यूटल, इंग्लिश में एक्यूटल, हिंदी में कहते हैं दोष मुक्त, उर्दू में कहते हैं बाइज्जत बरी। जो आपकी इज्जत दांव पे लग गई थी, वो आपको मैं वापस कर रहा हूँ। कौन वापस कर रहा है? कोर्ट वापस कर रहा है। अब आपका क्या नाम हो जाएगा? फिर से आप हो जाओगे ऋतुकांत, फिर प्रतिष्ठित। और जिसने आपकी इज्जत को दांव पे लगाया था, उसके खिलाफ आप ला सकते हो डिफेमेशन का, मानहानि। ठीक, ये लॉ ऑफ टार्ट्स में भी ला सकते हो मानहानि, डैमेजेस के लिए। मानहानि आईपीसी के सेक्शन 500 में भी ला सकते हो कंप्लेंट केस के रूप में। और मानहानि का तीसरा मामला होता है लॉ ऑफ टार्ट्स में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठी एफआईआर किया, गलत एफआईआर किया, वो आपको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक्विटल कर दिया गया, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। चाहे एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, चाहे 2 सेलेक्ट करो, चाहे तीनों को तीनों सेलेक्ट। फर्स्ट, लॉ ऑफ टार्ट्स में डिफेमेशन का सूट। आईपीसी में आप लाओगे डिफेमेशन का सूट अंडर सेक्शन 500 आईपीसी। और तीसरा कहा गया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक, लेकिन मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने आपको सजा दे दिया, अब क्या होगे? अब क्या होगा? जेल जेल तो जाएंगे, तब फिर क्या जाएंगे? अब आप कहलाओगे कन्विक्टेड अपराधी, कन्विक्टेड अपराधी। अब आपके जो फंडामेंटल राइट है वो आपसे गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं जा पाओगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं बैठ पाओगे। क्यों? आपने जो रूल्स रेगुलेशन तोड़े वो स्टेट के तोड़े। अपराध क्या होता है? अगेंस्ट स्टेट। स्टेट आपको अपनी फैसिलिटी से वंचित कर, इसीलिए जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। अगर कभी कोई ऐसा आ जाता है कि क्रिमिनल केस में आपको नाम या आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी, तो उसको बहुत सीरियसली टेकअप करिएगा, मजाक मत करिएगा। सिविल केस में तो बहुत होगा, आपको डैमेजेस वगैरह से होगा, डिग्री वगैरह बन गए, लेकिन क्रिमिनल में अगर आपने गलती किया कुछ नहीं। तो ये हम लोग के क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग जो किसी के बॉडी को, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर, तो हमारी भी प्रॉपर्टी, हमारी भी बॉडी। सर मानहानि का कितना रुपया तक मानहानि कर सकते हैं? ना आपका रेपुटेशन है। अगर जैसे आप, 1 करोड़ का, अगर मान 1 करोड़ लीजिए, का कर्ज। ऐसे मान लीजिए आप प्रतिष्ठित, वो बीबीआईपी हैं, आप जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ साथ आप विशिष्ट व्यक्ति हैं। आप लोग को बताया गया ना सेक्शन 199 सब क्लास 2 सीआरपीसी,
उसमें कहा कि अगर आप विशिष्ट व्यक्ति की मानहानि करते तो सेशन ट्रायल चले। तो सेशन ट्रायल का जिक्र किस सेक्शन में किया गया है? 230 से सीआरपीसी। अब सेशन ट्रायल आपका मामला सुनेगा तो वो आपका स्टेटस के अनुसार जितनी, देखो मानहानि क्या होती है, जितनी आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा, उस हिसाब से आप अपने डैमेजेस को ले सकते हैं। ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना इनको दिलाया जाए। अगर क्रिमिनल केस में आप एक्विटल हो गए हो तो जिसने एफआईआर लॉस किया था 100% उसको फिर मान, क्योंकि कोर्ट ने आपको एक्विटल किया है ना, इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए? तो एफआईआर लॉस करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब कभी एफआईआर हो जाती है तो जो एक्यूज बनाया जाता है बहुत घबरा जाता है, लगता है कि बस कल सुबह ही फांसी पे चढ़ेगा। जबकि लॉ ये कहता है कि जिसने एफआईआर लॉस कराया वो अपने लिए मुसीबत पैदा की। क्यों? अगर वो केस को नहीं प्रूफ कर पाया तब क्या होगा? या आपके खिलाफ एफआईआर लॉस हुई, आपने सीआरपीसी के सेक्शन 482 में 482 में पेश करा दिया ऑनरेबल, तब अगर हाई कोर्ट ने आपके एफआईआर को ख़त्म कर दिया, आप क्या हो गए? एक्विटल हो गए ना, आप उसके खिलाफ फिर ले आइए। इसीलिए कभी फॉल्स एफआईआर मत लिखवाइएगा किसी के कहने सुनने पर। जब सच में आपके साथ कोई ऑफेंस हो तो ज़रूर लिखवाइएगा, लेकिन ये नहीं कि हुआ कुछ नहीं और बढ़ा चढ़ा के लोग लिखवा देते, क्योंकि भड़काने वाले लोग भारतवर्ष में ही ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है ना, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, कॉलोनी कॉलोनी, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो किसी के कहने पर कभी भी एफआईआर नहीं की जाती। जितना आपके साथ ऑफेंस हो उतनी बात को कहिए और उसका एविडेंस भी आपके पास हो। अदरवाइज अगर एक्यूज पर्सन एक्विटल हो गया तो फिर आपकी खैर नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सर जो अपराधी जेल में कैद बंद होते हैं वो मतदान कैसे करते हैं अगर उनका मतदान करवाना हो तो? जेल में वहीं पे मत देने से थोड़ी रोका गया। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्यूज पर्सन है और उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ गया, तो आप देखते हो कभी कभी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, हथकड़ी लगा के कुछ लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, पुलिस हाँ वाले। सर दे हाँ छूट भी मिलता है सर, छूट भी मिलता है। हाँ, तो या तो पैरोल पे जेल छोड़ में दिया होंगे, या तो आपको तो पैरोल पे छोड़ दिया, जितने दिन आपका एग्ज़ाम होगा उतने दिन पैरोल पे छोड़, फिर उसके बाद पुलिस वाला आपको ले जाएगा वापस। और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया आप लोग को सबको? जी तो सर। ये देखो क्या है, जब तो चूंकि देखिए पहला ये एक्ट है जो नए लोगों के, कई लोग ने जैसे एडमिशन, किरण जी थी, निशा थी, आप लोगों ने बीच में पकड़ा, तो होता क्या है कि बीच में सुनने में सब सुन लेते। अब यहाँ से आपने शुरुआत किया है तो आपका आईपीसी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत, आईपीसी के कोई भी क्वेश्चन अब आपके छूटेंगे नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग के जो क्या नाम है सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बढ़ती। फातिमा मंद, फातिमा फैजाबाद से आप जुड़ी हैं? फातिमा आवाज़ आ रही है? और किसी कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? चलिए, कल हम लोग देखिए जो पढ़ेंगे उसको नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ क्राइम, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, अपराध क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, अपराध की आवश्यकता, स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चरण। कल इसी को हम लोग पढ़ें।